हेलो, नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी तक पढ़े थे पुर्तगालियों का भारत आगमन, अर्थात हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे यूरोपीय लोगों का आगमन, अर्थात यूरोपियन का आगमन। ठीक है, यूरोपियन के आगमन में हमने पहला चरण, पहला व्यक्ति, पहले यूरोपियन देखे थे, वो थे पुर्तगाली। और पुर्तगालियों को भारत आगमन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहले कौन से देखे? पुर्तगाली देखे थे। ठीक है, पुर्तगालियों का भारत आगमन। इसके बाद दूसरे जो रहेंगे वो कौन है? डच। और तीसरे रहते हैं अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। ठीक है, और चौथे रहते हैं डेनिश, और पांचवे रहते हैं फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। इस तरह से क्रम रहता है यूरोपियन के आगमन का। लेकिन इनकी बात करते हैं कि इनकी कंपनियों का क्रम कुछ अलग है। कि पहले अंग्रेज कंपनी, मतलब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी स्थापना कर ली, उसके बाद डचों की हुई है। सबसे पहले पुर्तगालियों की कंपनी नहीं थी, वो तो राज्य था। एस्टाडो द इंडिया कंपनी का नाम नहीं था, वो पुर्तगाल के राजा ने भारतीय क्षेत्र का नामकरण दिया था। ठीक है, चलो अपन आज देखेंगे डच। और डच कहाँ के निवासी थे? डच हॉलैंड के निवासी थे। डचों के बारे में पढ़ना है। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड बोलो या नीदरलैंड बोलो। ठीक है, हॉलैंड के निवासी थे डच। हमने देखा था डचों के बारे में, हमने देखा था डच जब आए थे। अच्छा, दिख नहीं रहा फिर से, एक समाप्त कीजिए। डच जब आए थे तो उन्होंने किस प्रकार से पुर्तगालियों को बाहर किया था, मतलब किस प्रकार से पुर्तगाली जीते हुए क्षेत्र जीते थे। उन्होंने जैसे 1641 में मलक्का जीता था, 1652 में कैप ऑफ 1651-52 में कैप ऑफ गुड होप जीत लिया था, 1658 में जाफना जीत लिया था। इस तरह से, और 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। इस तरह से डचों ने भारत में आगमन किया, मतलब पुर्तगालियों को पराजित करके अपना और अपने क्षेत्र, उनके क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। किसने? डचों ने। जब हम डचों के भारत आगमन की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि डच में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखना है कंपनी की स्थापना, अर्थात पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। तो यहां अपन देखेंगे ठीक है, पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। क्या देखना है? पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। इसके बाद हमें देखना है कंपनी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। कहाँ? कंपनी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। पूर्वी क्षेत्र बोले तो इंडोनेशिया, मलेशिया। इसके बाद देखेंगे कंपनी का भारत में विस्तार, और इसके बाद देखेंगे कंपनी का पतन, कंपनी का व्यापार और पतन, पतन और व्यापार और पतन। ठीक है, हम 4 पॉइंटों पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारा रहेगा पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। ठीक है, पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा, दूसरा पॉइंट रहेगा कंपनी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। पूर्वी क्षेत्र बोले तो इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, इन सभी क्षेत्रों पर, सुमात्रा, इन द्वीपों पर अधिकार करती। तो कंपनी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। ठीक है, कंपनी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। अगला जो हमें देखना है कंपनी का भारत में विस्तार। कंपनी का विस्तार।
समझ में आया। पहला पॉइंट हमारी जो हेडिंग रहेगी पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना रहेगी। दूसरा रहेगा कंपनी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार, क्योंकि सबसे पहले कंपनी ने, क्योंकि भारत वाला क्षेत्र था ना, भारत पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली अपना अधिकार जमा बैठे थे। कब आए थे पुर्तगाली? 1498 में आ चुके थे। उसके 100 साल बाद डच भारत आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक पुर्तगालियों ने अपने स्थापना कर ली, मतलब अच्छे से अपनी जड़ें जमा ली थी, ठीक है। किसने? पुर्तगालियों ने। अगला जो पॉइंट है व्यापार एवं उसका उत्पतन, ऐसा लिख लो। अगला पॉइंट है व्यापार एवं कंपनी का पतन। ठीक है, व्यापार एवं कंपनी का पतन। तो हमें इन चार पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? डचों के बारे में पढ़ना है। बता देता हूं आपको। सर्वप्रथम क्या होता है कि 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके थे और पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। 1595 में 1595 और 97 के बीच, मतलब 1595 से 97 तक एक डच नागरिक व्यापार हेतु निकलता है और वो कहां पहुंचता है? वो पहुंचता है जकार्ता। मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचता है। जकार्ता जब वो पहुंचता है और उसने वहां से व्यापार देखा और पुर्तगालियों का व्यापार वगैरह देखा था। जकार्ता में मलक्का पे पुर्तगालियों का अधिकार था। तो इस तरह से वो व्यापार देखता है और भारत से होने वाले व्यापार को देखता है। तो उसने आकर फिर भारत में बताई थी। इसके बाद कब? 1595 से 1597 की बात थी। लेकिन इधर देखा जाता है कि 1594 में ही डच नागरिक अपने व्यापार के लिए छोटी छोटी कंपनियां स्थापित कर चुके थे। कब? 1594। तो 1594 से 1602 के बीच, 1594 से 1602 के बीच बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां स्थापित हो चुकी थी व्यापार के लिए। तब हॉलैंड की संसद ने एक अधिनियम पारित करके 4 बड़ी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई थी। उसका नाम रखा था VOC, वॉरिंगडे ऑस्ट्रिचे इंडिगो कंपनी। क्या नाम बनाई थी? VOC। उसका नाम था VOC। इधर लिखते हैं, देखो बता देंगे, VOC। और इसका नाम था वॉरिंगडे ऑस्ट्रिचे इंडिगो कंपनी। कब? 1602 में एक कंपनी की स्थापना की और उसे 21 वर्ष की मोनोपोली के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनोपोली का मतलब है कि आप हॉलैंड के, मतलब आपके अलावा कोई हॉलैंड का अन्य व्यक्ति वहां से व्यापार नहीं करेगा। तो 21 वर्ष की मोनोपोली मतलब एकाधिकार के साथ। बोले कि आप कहां से? कैप ऑफ गुड होप से कहां तक? जकार्ता तक। 21 वर्ष तक कोई अन्य व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा। क्या बताया था? VOC ने ऐसा अधिकार दे दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही व्यापार कीजिए और इनके अलावा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोला था? इसके अलावा और बोला था जैसे कि आपको अधिकार कोठी बनाने के अधिकार दे दिए। पुर्तगाली वहां व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है उनसे झड़प हो, तो उनसे संधि करने के अधिकार दे दिए, कोठी बनाने के अधिकार दे दिए। किसने दे दिए थे? ब्रिटिश संसद ने अधिनियम के माध्यम से। कब? 1602 में। अर्थात 1602 में VOC कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। कब? 1602 में VOC कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। अब क्या होता है? जब 1602 में VOC कंपनी की स्थापना हो जाती है तो यह पूंजी अब क्या है? इस लगभग इसमें देखे गए कि छोटी छोटी कंपनियां मिलकर बनाई थी, छोटी छोटी कंपनियों को मिलकर बनाई। तो इस कंपनी में 17 साझेदार थे। कितने? 17 साझेदार। मतलब पार्टनर कितने थे? 17 साझेदार व्यक्ति थे। 65 लाख गिल्ड उस समय इसकी पूंजी थी। पूंजी कितनी थी? 65 लाख गिल्ड।
इसकी पूंजी थी जो कि 65 लाख गिल्ड के आधार पर उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। अर्थात कह सकते हैं तात्कालिक समय की वीओसी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। अब क्या होता है, उसने भारत के साथ मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देश और भारत के साथ व्यापार करने की शुरुआत की। 1605 में मसूलीपट्टनम में, कब 1605 में मसूलीपट्टनम में, वर्तमान में मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। कब 1605 में 1605 में अपने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। मसूलीपट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। 1610 में माफ कीजिए, इधर देखते हैं, 1610 में पुलिकट में अपना कार्यालय मतलब एक मुख्यालय स्थापित कर देते हैं। वीओसी कंपनी का जो मुख्यालय बात करें ना, तो वीओसी कंपनी के मुख्यालय दो जगह थे, एक तो एम्स्टर्डम और दूसरा था जकार्ता। ठीक है, तो मतलब जो भारत का मुख्यालय बना दिया, पुलिकट बना दिया था। कहां, पुलिकट, कब 1610 में। ठीक है, इस तरह से कंपनी ने व्यापार शुरू कर दिया। अब अपन इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं। सबसे पहले कौन आया था, ह्यूटमैन आया था। कौन आया था, ह्यूटमैन 1595 से 1597 तक। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं। इधर देखते हैं, हेडिंग डालना है पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। हेडिंग क्या है, पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। ठीक है, हेडिंग क्या है, पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। इसमें अपन लिखेंगे, अरे टेढ़ा हो गया, पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना। ठीक है, चलो इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। दिख रहा है, चलो पहला पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, सर्वप्रथम डच नागरिक फ्रेडरिक डी ह्यूटमैन डच नागरिक फ्रेडरिक डी ह्यूटमैन सर्वप्रथम डच नागरिक फ्रेडरिक डी ह्यूटमैन 1595 से, इसे कार्नेलियस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कार्नेलियस। कोष्ठक में कार्नेलियस लिख लेना, पता चले कि ह्यूटमैन नहीं आया और कार्नेलियस पूछ लिया तो फिर क्या जवाब दोगे। ठीक है, कौन आया था, फ्रेडरिक डी ह्यूटमैन, और इसे कार्नेलियस नाम से भी जाना जाता। कार्नेलियस ने बेंटन एवं सुमात्रा ने वेंटम एवं सुमात्रा, सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया। सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया। ठीक है, की यात्रा 1595 से 97 के बीच की, तक की, ऐसा लिखिए, तक की। ठीक है, की यात्रा 1595 से 97 तक की थी, मतलब 2 साल की यात्रा पर था। अगला पॉइंट लिखिए, 1594 से 1602 के मध्य। अगला पॉइंट है 1594 से
1602 के मध्य हॉलैंड में कई कंपनियां स्थापित हो चुकी। कई कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। अगला पॉइंट लिखिए, जिसे संसद अधिनियम, कई कंपनियां स्थापित हो चुकी थी जिनका मुख्य उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। अगला पॉइंट लिखिए, सन 1602 में, या लिखिए ऐसे लिखिए, मार्च 1602 में, इसे अंडरलाइन कीजिए पहले तो, मार्च 1602 में डच संसद ने अधिनियम जारी कर किसने? डच संसद ने अधिनियम जारी कर चार प्रमुख कंपनियों द्वारा क्या लिखा है? 4 प्रमुख कंपनियों को मिलाकर VOC कंपनी, क्या नाम है? VOC, वेरिंगडे ऑस्टचे इंडिगो कंपनी की स्थापना की। ठीक है ना बंधुओं? कब? मार्च 1602 में। कब की बात कर रहे हैं? मार्च, एक सेकंड माफ कीजिए, कब? मार्च 1602 में बेरिंगडे ऑस्टचे इंडिगो कंपनी की स्थापना की, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। जिसे, अगली स्लाइड में आ जाओ, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था। ठीक है, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था। समझे? वेरिंगडे ऑस्टचे इंडिगो कंपनी कब? मार्च 1602 में स्थापित की, अर्थात कंपनी की स्थापना कर ली थी। किसने? डचों ने। अगला पॉइंट लिखिए,
यह संयुक्त पूंजी कंपनी थी। संयुक्त पूंजी कंपनी थी। कैसी थी? संयुक्त पूंजी कंपनी थी, जिसमें कई डच नागरिकों के शेयर थे। ठीक है, शेयर थे। ठीक है, कई डच नागरिकों के शेयर थे। अगला पॉइंट लिखिए, जिसके 17 निदेशक, जिसके आप कीजिए, जिसके 17 निदेशक कितने थे? 17 निदेशक थे, जिन्हें जेंटलमैन 17, जिन्हें जेंटलमैन 17, जिन्हें जेंटलमैन 17 एवं लॉर्ड 17 के नाम से जाना जाता था। नाम से जाना जाता था। ठीक है, मतलब जिसके कितने 17 निदेशक थे, उन 17 निदेशकों को या तो जेंटलमैन 17 कह दो या लॉर्ड 17 कह दो, उनके नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट लिखिए, जिसकी संयुक्त पूंजी, अगला पॉइंट है कंपनी की, जिसकी नहीं, कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्ड थी। कितनी थी? 65 लाख गिल्ड थी। ठीक है ना, कंपनी की संयुक्त पूंजी कितनी थी? 65 लाख गिल्ड थी। अगला इसी में लिखिए, जो तात्कालिक समय की, जो इस आधार पर, ऐसा लिखिए, जो इस आधार पर तात्कालिक समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। सबसे बड़ी कंपनी थी। ठीक है, किसके आधार पर? मतलब जो पूंजी थी कितनी? 65 लाख गिल्ड। उस पूंजी के आधार पर तात्कालिक समय की सबसे बड़ी कंपनी थी। कौन सी? वीओसी कंपनी। मैं आगे अब वीओसी नाम लिया करूंगा, वो भी डच या डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोला करूंगा, क्योंकि वीओसी का नाम क्या था? वेरेंडे ऑस्टचे इंडिगो कंपनी। और कब स्थापना आई? 1602 में। कब? मार्च 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? संसद के अधिनियम द्वारा, एक संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसके 2 मुख्यालय थे, एक तो एम्स्टर्डम, दूसरा था जकार्ता, जिसे बटेविया बोला जाता था। ठीक है, तो इसके 2 मुख्यालय थे, लिख लीजिए, इसके 2 मुख्यालय थे, हेडक्वार्टर। ठीक है, पहला एम्स्टर्डम
और दूसरा बटेविया। क्या है? बटेविया। बटेविया को बोला जाता है जकार्ता। क्या बोला जाता है? जकार्ता। ठीक है, इस तरह से इसके दो मुख्यालय थे। चलो अब हेडिंग डालो आप, डच संसद द्वारा दिए गए अधिकार। मतलब जब कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय डच संसद ने कंपनी को क्या क्या अधिकार दिए। तो हेडिंग है डच संसद द्वारा दिए गए कंपनी को अधिकार। ठीक है, डच संसद द्वारा दिए गए कंपनी को अधिकार। कंपनी को क्या क्या अधिकार दिए जब मार्च 1602 में डच संसद ने कंपनी की स्थापना की, उस समय क्या क्या अधिकार दिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखिए, कंपनी को इक्कीस वर्ष के एकाधिकार के साथ कैप ऑफ गुड होप, COP लिखूंगा, पूरा नाम लिख देते हैं, भूल जाएंगे आप। कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप से बटेविया तक बटेविया बोले तो जकार्ता। ठीक है, तक व्यापार करने की अनुमति दे। व्यापार करने की अनुमति दी। ठीक है, 20 माफ कीजिए 21 वर्ष है, 20 वर्ष नहीं, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्षों के एकाधिकार के साथ। कितने वर्षों के? 21 वर्षों के एकाधिकार के साथ दिया। अगला पॉइंट लिखिए, फैक्ट्री या कोठी स्थापित करने का अधिकार। कोठी स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, अगला पॉइंट, अब व्यापार करोगे किसी अन्य देश के साथ, या मतलब शुरुआत कर रहे हो, वहां हो सकता है तुम अधिकार भी करना चाह रहे हो, व्यापार करना चाह रहे हो। जो पहले से व्यापार कर रहा है उसे तो परेशानी आएगी, मतलब वो तो अपना प्रतिद्वंदी समझेगा, तो वो क्या है, युद्ध लड़ेगा। तो देखो, युद्ध करने के अधिकार, इसके बाद जब युद्ध होंगे तो संधियां भी होंगी। ठीक है, अब जैसे पुर्तगाली वहां पहले से साम्राज्य मतलब व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है पुर्तगालियों से युद्ध होंगे, तो हो सकता है उनसे फिर आगे संधियां भी करनी पड़ेंगी। तो संधियां करने के अधिकार, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि, इतने सारे अधिकार दिए थे किसने? संसद द्वारा। कब? 1602 में, मार्च 1602 में कंपनी ने जब कंपनी की स्थापना कर ली, तो उसके बाद इतने अधिकार दिए थे। अब हेडिंग डाल लो, VOC का पूर्वी द्वीप समूहों पर विस्तार। अब हेडिंग क्या है? VOC का, इधर देखेंगे अपन,
अब क्या है, देखो हमने पृष्ठभूमि और कंपनी की स्थापना कर ली। अब हेडिंग है कंपनी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। मतलब पूर्वी द्वीप समूह बोले तो इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, जकार्ता, इन सब में विस्तार देखें। तो हेडिंग है हमारी VOC का पूर्वी द्वीप समूह में विस्तार। पूर्वी द्वीप समूहों पर विस्तार। ठीक है, पूर्वी द्वीप समूहों पर विस्तार। किसका? VOC का पूर्वी द्वीप समूहों पर विस्तार देखना है हमें। किसका देखना है? VOC का। VOC का पूरा नाम क्या है? वेरिंगडे ऑस्टिच इंडिगो कंपनी। कब स्थापना हुई थी? मार्च 1602 में संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 4 प्रमुख कंपनियों को मिलाकर की गई थी। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट लिखना है। सर्वप्रथम 1602 में पुर्तगालियों से बेंटन जावा छीना था। बेंटम। ठीक है, तो लिखिए इसमें सर्वप्रथम, देख रहे हो 1602 में कंपनी की स्थापना की, आते ही उन्होंने पुर्तगालियों से जावा छीन लिया। सर्वप्रथम 1602 में कंपनी ने पुर्तगालियों से बेंटन क्षेत्र, बेंटन कोष्टक में लिख लेना जावा छीना। ठीक है, सर्वप्रथम बात करेंगे क्या चीज। ठीक है, चलो इस तरह से अगला पॉइंट लिखिए। 1605 में अगला पॉइंट है 1605 में अम्बोयन छीना। अम्बोयन हत्याकांड होता है 1623 में। अम्बोयन हत्याकांड होता है 1623 में, जो कि जावा क्षेत्र में था। और अम्बोयन हत्याकांड में डचों ने अंग्रेज और जापानी सैनिकों को मार दिया। किसने मार दिया? अंग्रेज और जापानी सैनिकों को मार दिया था। इसलिए डचों ने 8500 लाख 8500 गिल्ड क्षतिपूर्ति के रूप में दिए थे। ठीक है, तो 1605 में अम्बोयन छीना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसी में आगे लिखते हैं 1623 में अम्बोयन हत्याकांड हुआ। 1623 में अम्बोयन हत्याकांड हुआ। आज थोड़ी थकान सी लग रही, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा आलसी बना रहा है, तो एनर्जी शो नहीं हो रही है। ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है, बस सहयोग बनाए रखिए। ठीक है, 1623 में अम्बोयन हत्याकांड हुआ, जिसमें डच गवर्नर ने अंग्रेज और जापानी सैनिकों की हत्या कर दी। अंग्रेज और जापानी सैनिकों की हत्या कर दी। ठीक है, जापानी सैनिकों की हत्या कर दी, जिसके बदले डच सरकार ने
8,500 पौंड देकर 8,500 पौंड क्षतिपूर्ति रूप में दिए। ठीक है, जिसके बदले 8,500 पौंड क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। समझे? 8,500 पौंड किसने दिए थे? डच सरकार ने। अगला पॉइंट लिखिए, किसको दिए थे? ब्रिटिश सरकार को दिए थे। अगला पॉइंट लिखिए, 1619 में बटेविया, अगला यहीं लिख लेते, 1619 में बटेविया, बटेविया क्या बोलते हैं? जकार्ता, छीना। 1619 में बटेविया पुर्तगालियों से छीना। ठीक है, किससे छीना? पुर्तगालियों से छीना था। अगली हेडी पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। थोड़ी सी एनर्जी बहुत लो है आज, पता नहीं क्यों। लिखिए, इसी क्रम में 1621 में मलक्का, माफ कीजिए 41 में, इसी क्रम में 1641 में मलक्का पुर्तगालियों से छीना गया। मलक्का एवं कॉमा करके लिखना, 1651 में कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप तथा 1658 में, तथा 1658 में जाफना, जाफना कहां पर है? श्रीलंका, को पुर्तगालियों से छीना, को पुर्तगालियों से छीना। ठीक है, को पुर्तगालियों से छीना। किसने छीन लिया था? डचों ने। अब पुर्तगालियों का अंत तो हमने आपको पढ़ाया ही था कि किस तरह से हुआ था, कि 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया था डचों ने, 1651 में कैप ऑफ गुड होप पर कर लिया, 1658 में जकार्ता मतलब जाफना पर कर लिया था। इस तरह से उन्होंने अधिकार कर लिए थे। किसने? डचों ने। रही सही जो कमी थी वो किसने? अंग्रेजों ने आकर पूरी कर दी। अर्थात अंग्रेज जैसे आए थे उन्होंने पुर्तगालियों को पूर्णतः दमन कर दिया था, और वो सिर्फ गोवा तक ही सीमित रहे, गोवा और दमन तक, दमन द्वीप तक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, इस प्रकार डचों ने पूर्वी द्वीपों में अपने कब्जे में कर, अगला पॉइंट है, इस प्रकार डचों ने पूर्वी द्वीपों को अपने कब्जे में कर काली मिर्च के साथ अन्य मसालों का व्यापार किया। अन्य मसालों का व्यापार किया। ठीक है, काली मिर्च के साथ, काली मिर्च के
साथ। माफ कीजिए, काली मिर्च के साथ अन्य मसालों का व्यापार किया था। ये हो गया पूर्वी क्षेत्रों के साथ व्यापार। ठीक है, मतलब प्रसार। अब हेडिंग डालनी है अपन को, VOC का भारत में विस्तार, अर्थात वेरिंगडे ओस्टचे इंडिगो कंपनी का भारत में विस्तार। तो हम किसका देख रहे हैं? VOC कंपनी का भारत में विस्तार। या डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार। समझ में आया? हम देख रहे, अब हेडिंग डाल लिया, भारत में व्यापार करने वाली प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी। पहला पॉइंट तो अपन को इसमें यही लिखना है कि VOC भारत में व्यापार करने वाली प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी। लिखिए, यहां से लिखिए, यह भारत में व्यापार करने वाली प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी। कैसी थी? संयुक्त पूंजी कंपनी थी। समझे? यह भारत में व्यापार करने वाली प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी थी, तो अपन लिखेंगे अब भारत में व्यापार, इसका एक चार्ट बनाएंगे अपन। सबसे पहले भारत में विस्तार, ऐसा भारत में विस्तार। ठीक है, लिखिए, एक पूर्वी क्षेत्र में, एक पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, एक पूर्वी क्षेत्र में लिखेंगे, एक पश्चिमी क्षेत्र में। तो पहले लिखेंगे अपन पूर्वी क्षेत्र में विस्तार। पूर्वी क्षेत्र में विस्तार में अपन देखेंगे, थोड़ा सा लंबा है, तो मैं चाहता हूं कि इसको अपन यहां से बनाया जाए, बना ले तो अच्छा है। पूर्वी क्षेत्र वाले विस्तार को अपन यहां से बनाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो लिखिए, सबसे पहले नंबर 1, 1605 में मसूलीपट्टनम में कोठी। ठीक है, कब? 1605 में। दूसरा 1610 में, पॉइंट ना डाल के नंबर डालूं, नंबर ना डाल के पॉइंट डालूं तो बेटर है, क्योंकि ये 2 अपन नंबर डाल लेते हैं, बाकी अन्य करके लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी कंपनियां, तो अपन ने नंबर सीरियस नहीं पढ़ना है। इधर भी फिर उधर पहुंच जाता है क्रम, तो फिर दिक्कत आती है। अपन पूर्वी और पश्चिमी देख रहे हैं। देखे, तो पूर्वी क्षेत्र में विस्तार है, पूर्वी क्षेत्र में, और इधर है पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, चलो पुलिकट में कारखाना। ठीक है, कब? 1610 में। इसके बाद देखते हैं हम 1627 में पीपली में कारखाना। 1627 में
पीपली बंगाल। कहाँ है पीपली में कारखाना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 1627 के बाद देखेंगे 1641 में भीमुलीपट्टनम में 1641 में भीमुलीपट्टनम में कोठी। ठीक है, 1600 मतलब देखो कौन कौन से हो गए, 1605 हो गए, 1610 हो गए, 1627 में पीपली में हो गए, 1641 में भीमुली में हो गया, भीमुलीपट्टनम में। इसके बाद है 1645 में कराईकल और 1660 में ढाका। और 1660 में ढाका। मालदा में भी एक कारखाना मिलता है। ये उनके कारखाने थे। कहाँ, पूर्वी क्षेत्र में। अब आया पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में बात करते हैं तो सबसे पहले सूरत में मिलेगा। सबसे पहले सूरत में 1616 में, ऐसे लिखो, सूरत में 1616। फिर केम्बे की खाड़ी, केम्बे कहाँ, केम्बे में 1620। इसके बाद आगरा में मिलता है 1621। कब, 1621 में आगरा में मिलता है। तो लिखिए, अन्य लिखते हैं जैसे भड़ौच और अहमदाबाद। अन्य भड़ौच एवं अहमदाबाद में कारखाने खोले। फिर अन्य में यहां आ जाओ, अन्य अपन यहां लिख देते हैं। ठीक है, अन्य यहां लिख देते हैं। आगरा में 1621 और मालदा में मालदा। ठीक है, आगरा और मालदा अन्य में डाल देना। इस तरह से डच कंपनी ने भारत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, भारत में अपने कारखाने स्थापित किए। अब हेडिंग डाल लो, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। नंबर 1 हेडिंग डालना है मसूलीपट्टनम। तीन चार लिखवा देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। ठीक है, ये कहां पर है, पहली बात तो आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और कब खोला था, 1605 में पहला कारखाना खोला था। तो यहां अपन इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट है VOC कंपनी द्वारा भारत में पहला कारखाना खोला। पहला या पहली कोठी या फैक्ट्री या कारखाना, कुछ भी बोल सकते हो। पहला कारखाना खोला। ठीक है, पहला कारखाना खोला था। अगला पॉइंट लिखिए, संस्थापक पीटर एयस्क थे। संस्थापक कौन थे, पीटर एयस्क। ठीक है, संस्थापक कौन था, पीटर एयस्क था। पहला कारखाना कहां खोला था, 1605 में पहला कारखाना खोला था। कहां पर, मसूलीपट्टनम में। अगली हेडिंग डाल लीजिए, पुलिकट। नंबर 2 पुलिकट। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, लगभग 83% भाग आंध्र प्रदेश में और 17% भाग कहाँ है, तमिलनाडु में, पुलिकट का। ठीक है, वहाँ कोलेरू झील है पुलिकट में।
इसलिए वो फेमस है पुलिकट। तो लिखिए अगला पॉइंट, डचों का प्रमुख सूती वस्त्र निर्यात केंद्र था। डचों का, या ठीक है यहां लिखो, डचों का प्रमुख सूती वस्त्र निर्यात केंद्र था। ठीक है, डचों का प्रमुख सूती वस्त्र निर्यात केंद्र था। यहां पर 1613 में, यहां पर 1613 में फोर्ट गैलरिया, क्या नाम है, गैलरिया, माफ कीजिए, गैलरिया स्थापित कराया। ठीक है, फोर्ट गैलरिया स्थापित कराया, कहां पर, यहां पर। अगला पॉइंट यहां देखते हैं, 1690 में नेगापट्टनम ने पुलिकट का स्थान ले लिया। माफ कीजिए, कौन सा, फोर्ट गैलरिया स्थापित कराया था। ठीक है, कब, 1613 में। अगला पॉइंट लिखिए, यह कोरोमंडल तट का, यह कोरोमंडल तट का प्रमुख व्यापार केंद्र था, या मुख्य व्यापार केंद्र था, मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, पुलिकट बात कर रहे हैं तो पुलिकट मुख्य व्यापारिक केंद्र बन चुका था। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो नेगापट्टनम। अच्छा, नेगापट्टनम से पहले डाल लेना पीपली, क्योंकि नेगापट्टनम आता है 1658 में। कब, 1658 में। तो अपन लगभग 1658, हाँ ठीक है, तो उससे पहले 1600 समथिंग 26 में ही पीपली स्थापित की जा चुकी थी। ठीक है, पीपली में 1627 में स्थापित किया जा चुका। तो अगली हेडिंग है पीपली। कहाँ ये, बंगाल में, पीपली बंगाल। मतलब आज मेरा 1% भी मन नहीं कर रहा है क्या। ठीक है, और ये कहां पर है, कब स्थापित, 1627 में। चलो इसमें अपन लिखते हैं, यह बंगाल में डचों का प्रथम कारखाना था। ठीक है, डचों का प्रथम कारखाना था। अगला पॉइंट डालिए, कालांतर में, यहां से इसी में लिखिए, कालांतर में यह कारखाना बालासोर, यह कारखाना बालासोर, ठीक है, जब बालासोर में भी नहीं चला तो बालासोर से ऐसा लिखिए, बालासोर स्थानांतरित किया गया।
ठीक है। जब बालासुर में भी इनका जो व्यापार था वो नहीं चल रहा, तो फिर इसे स्थानांतरित करके 1632 में पटना पहुंचा देते। तो लिखिए, किया गया। तदुपरांत 1632 में पटना स्थापित किया, पटना स्थानांतरित किया गया था। जब पटना में भी नहीं चला इनका कारखाना या व्यापार, तो 1638 में इसे बंद कर दिया, किया गया तथा 1638 में पूर्णतः बंद कर दिया। ठीक है, पूर्णतः बंद कर दिया। किसके? डच कारखाने को 1638 में जो खोला गया था पीपली वाला, उसे पूर्णतः बंद कर दिया था। अगली हेडिंग डाल लो, नेगा पटना। क्या नाम है? नेगा पटनम। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। कब स्थापना की यहां पर कारखाने? 1658 में। लिखिए, यहां पर डच कारखाने की, यहां पर डच कारखाना 1658 में स्थापित किया गया था। कब? 1658 में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट लिखिए, तथा फूड बिप्सनेन बनाया गया। ठीक है, यहां कौन सा फूड बनाया गया? विप्सनेन नामक फूड बनाया गया था। ठीक है, विप्सनेन नामक फूड बनाया। अगला पॉइंट लिखिए, 1690 में नीगापट्टनम ने पुलिकट का स्थान ले लिया। 1690 में नीगापट्टनम ने पुलिकट का स्थान ले लिया। ठीक है, तो हमने आज प्रमुख कारखाने पढ़ लिए, किसके? डचों के। बाकी के मैंने आपको ये लिखा दिए, इधर लिखा है। ठीक है, ये वाले सूरत में कब 1616 में, कैम्बे में 1620 में, आगरा में 1621 में, बाकी की ये डेट लिखा दिए। तो हमने आज डचों के कारखाने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे, चिंसुरा में हुगली या चिंसुरा में स्थापना देखेंगे। एक और बचा है हुगली या चिंसुरा में स्थापना। उसके बाद हम देखेंगे उसका अगला पॉइंट कौन सा था? कंपनी भारत में विस्तार करा दी, व्यापार एवं कंपनी का पतन। कल हम अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।